लोग इस बात से खुश हैं कि उत्तराखंड में शीतकालीन जो यात्रा की बात सरकार कर रही है और अगर यहाँ पर अच्छे यात्री यानी कि जो तीर्थाटन है वो बढ़ता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो सरकार को राजस्व मिलेगा और साथ ही साथ जो आर्थिकी की रीढ़ भी कहा जाता है चार धाम यात्रा को, जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर भी अगर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए भी रोजगार मिलेगा। विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आप और हम सभी जानते हैं कि स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने ही इस बात का एक आह्वान भी किया था कि वो शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि शीतकालीन यात्रा चलेगी तो प्रदेश के लिए बहुत ठीक साबित होगी। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबका स्वागत कर लेता हूँ। प्रभा बंदूनी जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के, स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैखुरी जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, आपका भी मैखुरी जी बहुत स्वागत है। प्रभा जी, जिस तरीके से आप लोगों ने शीतकालीन यात्रा की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री ने जो पहला पड़ाव है ओंकारेश्वर वहाँ से कर दी है और जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी आप कह रहे हैं दिशा निर्देश भी दिए हैं सरकार की ओर से। क्या लगता है कि इन दिशा निर्देशों के साथ, इन तैयारियों के साथ जो शीतकालीन यात्रा है वो भी अपने चरम पर होगी, श्रद्धालु यहाँ आएंगे और कितना सुखद आप देखते हैं और सरकार की तैयारियों को? जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। जो हमारी शीतकालीन यात्रा है वो शुरू हो गई है और जैसा कि हमने देखा है कि आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जैसा उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं बद्रीनाथ जी के जो अभी गद्दी स्थल है हमारे जहाँ पर भी हैं वो ओंकारेश्वर मंदिर में, वहाँ पर वो खुद गए हुए हैं, सारी व्यवस्था का वो जायजा खुद ले रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि किस प्रकार हमें लग रहा है कि ये सुगम रहेगी, अच्छी रहेगी, तो जिस प्रकार हमें लग रहा है कि खुद वो वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ये आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा बहुत ही सुखद होने वाली है, बहुत ही ये यात्रा अच्छी रहेगी। और हमारे को हम कहेंगे शीतकालीन यात्रा तो हम कहेंगे पहले 6 महीने की जो यात्रा का एक प्रावधान था कि 6 महीने यात्रा ही हमारे धामों में होती है, जबकि हमें पता है कि जो हमारे गद्दी स्थल है वहाँ पर यात्रा पूरे साल रहती थी। लेकिन श्रद्धालुओं को हमें पता है वहाँ पर जो शीत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जहाँ पे 4 धाम के हमारे कपाट हमारे रहते हैं, तो इसी वजह से जो गद्दी स्थल है वहाँ पर जो मौसम है यात्री तब भी आते थे लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से आते थे, उतना ज़्यादा जो प्रचार था वो चार धाम यात्रा का नहीं था। लेकिन जब हम इसका प्रचार और प्रसार अब करेंगे कि तो श्रद्धालु की जो संख्या है वो धार्मिक स्थल जो हमारे चार धाम है उनके लिए भी बढ़ेगी और पर्यटन तो यहाँ पर था ही, ऐसा नहीं कि सर्दियों में पर्यटक यहाँ पर नहीं आते थे। तो अब ये है कि हमारा तीर्थाटन भी चलेगा और साथ साथ पर्यटन दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, ये जो शीतकालीन यात्रा है ये राज्य की आर्थिकी के लिए तो है ही बहुत अच्छी, लेकिन साथ में मैं ये कहना जरूर चाहूँगी कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं या उन लोगों के लिए जिनका अपना जो व्यवसाय है, जिनका रोजगार है वो इस आर्थिकी के साथ जुड़ा हुआ है या वो चार धाम से जुड़ा हुआ है, यहाँ के पर्यटन से जुड़ा हुआ है, उनकी तो मैं ये कहती हूँ ये जीवन रेखा है। पहले सब लोगों को यही रहता था कि चार धाम यात्रा है तो एक सीजनल है कि हम तो 6 महीने के लिए यहाँ पे काम करते, तो उनको लगता था एक आमदनी का साधन केवल 6 महीने है, उसके बाद तो ये यात्रा बंद हो जाएगी। तो फिर वो अगले 6 महीने के लिए निश्चित तौर पर चिंतित रहते थे कि अब कैसे होगा, मतलब उनका अपना एक रहा होगा विकल्प कि वो कहीं जाते होंगे। लेकिन अब ये जो एक मैं कहती हूँ एक माध्यम गया है, एक ये संदेश चला गया है कि नहीं यात्रा पूरे साल रहेगी, तो ये बहुत ही खुशी की लहर है। और अभी हमने कई लोगों से बातचीत भी करी है तो वो बहुत इस चीज़ों से खुश है कि पूरे साल अभी यात्रा रहेगी। अब उनको ये सोचने का नहीं है कि ये सीजनल यात्रा है कि 6 महीने यात्रा रहेगी और 6 महीने यात्रा नहीं रहेगी। और जब यहाँ पर यात्रा और श्रद्धालु पूरे साल रहेंगे तो जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय हमारे व्यवसायी हैं वो बहुत खुश है, उनको कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से वो अपना आर्थिक ढांचा भी तैयार करेंगे, अपने व्यवसाय और रोजगार को भी वो अपना उसी परिप्रेक्ष्य में ला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसको बढ़ावा देने के लिए अगर व्यवस्थाओं की हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद वो इन गद्दी स्थलों पर जा रहे हैं। तो और दूसरा, अगर हम ये कहें कि विपक्ष कह रहा है प्रचार तो वो तो हम करेंगे। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, अगर राज्य में हम कुछ नया काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चाहे वो चार धाम को बढ़ाने का काम हो, तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को नहीं अवगत कराएंगे कि चार धाम का स्वरूप क्या है, जैसे अभी गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो हमारे गेस्ट हाउस है उसमें हमने अतिथियों के लिए 10% का ये डिस्काउंट भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर ठहरिए। तो हमें निश्चित तौर पर ये सब बातें जनता के समक्ष लानी पड़ेगी और हमें श्रद्धालुओं को, बाहर से आए हुए जो हमारे अतिथि हैं, पर्यटन की दृष्टि से जो लोग आते हैं, सबको ये चीजें जब हम बताएंगे तो उनकी आवाजाही भी बढ़ेगी, तो ये राज्य की आर्थिकी के लिए भी बहुत अच्छा है और उन लोगों के लिए तो ये बहुत
बहुत ही एक जीवन रेखा उनके में जो उनका जीवन स्तर है वो भी सुधरेगा। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शुभ संदेश है राज्य के लिए भी और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी और पर्यटन की ठीक है, दृष्टि यहाँ पे से ये भी जान लेते हैं कि विपक्ष इस पर क्या सोच रहा है। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं और आ रहा हूँ नौटियाल जी आपके बाद, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी जुड़ गए हैं। पंचोली जी, आपका बहुत स्वागत है। और आशीष नौटियाल जी, आप लोगों ने यात्रा का स्वागत किया, लेकिन कुछ सवाल भी हैं आपके। क्या सवाल हैं, क्या लगता है आप लोगों को? निश्चित हमने यात्रा का स्वागत किया, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ने भी आज इस बात को कहा है कि कांग्रेस के टाइम पर हम लोगों ने इसके लिए काम किया था। उन फाइलों को पलटने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी उन फाइलों को पलट कर देखें क्या क्या काम किया और उससे अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीखें, जिससे यात्रा अच्छी हो। और हमारे शंकराचार्य जी जो हैं उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी ने माना। बड़ी मुझसे पहली बारी में लग रहा है कि उनकी बात को समझा। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को सद्बुद्धि दे भगवान की ये जो है हमारे शंकराचार्यों का आदर करना सीखें, उनकी बातों को सुने और वक्त वक्त पर उनसे कोई और अच्छे सुझाव भी हों तो उनको भी लेना सीखें। अच्छा है, यात्रा शुरू हुई, काफ़ी कुछ हमें अब देखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि आज से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है कि जो भी यात्री आ रहे हैं उन लोगों को हर प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिले, क्योंकि ठंड में यहाँ के लोगों को लिए इस समय बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाहर से जो यात्री आ रहे होंगे तो किस तरह का माहौल है, तो निश्चित ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी सुन रहा था, अलावा जलाना चाहिए, ये सब कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको चाक चौबंद रखें और यात्रा हो, उत्तराखंड का विकास हो। हम यही चाहते हैं, उत्तराखंड आगे बढ़े। नहीं, ठीक है, मतलब आपकी बात से लग रहा है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं पूरे राज्य के लिए और राज्य के सभी जो आने वाले हैं उन सबके लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार जिन बातों को कर रही है, अब तो शुरुआत ही हुई है, तो आप देखेंगे क्या क्या है और वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो भी है, मतलब किसी को परेशानी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। निश्चित तौर पर हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के। भट्ट जी, जिस तरीके से शीतकालीन यात्रा की बात सरकार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री ओकारेश्वर जाते हैं, वहाँ से उस यात्रा की शुरुआत करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, क्या लगता है कितना सुखद है और सरकार को किस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां करनी चाहिए और जो सरकार कह रही है वो उस पर कितना विश्वास भी किया जा सके? देखिए रवि जी, राज्य बनने के बाद से तमाम शंकराचार्यों की ये समय समय पर आवाज़ रही है कि चार धाम यात्रा को हर मौसम में खोले जाना चाहिए। प्राय देखा गया है कि शीतकाल में जो है लोकल लोग इस यात्रा का लाभ लेते थे। आज सरकारी तौर पर विधिवत घोषणा की गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने भी आज शुभारंभ किया है। खुशी की बात है। अब इसका जितना प्रचार अन्य राज्यों में होगा उतना जो है तीर्थाटन को लाभ मिलेगा। देवभूमि की जो बात सार्थकता है कि ये देवभूमि है, ये सिद्ध होगा कि यहाँ चारों धाम की यात्राएं जो हैं निरंतर चलती रहती हैं। प्राय पहले जब सुविधाएं नहीं थी और बर्फ के कारण ऊपर कपाट बंद होते थे, तो जो दूरस्थ क्षेत्र के राज्यों के लोग थे वो नहीं आया करते थे। यात्राएं तो चलती थी, मगर अब इसकी प्रचार प्रसार की बात है। आज विधिवत सरकार ने घोषणा की है, बधाई सरकार को। राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा और जितने सनातनी हैं उनको अपने आराध्यों से दर्शन करने का उनको ये सर्दियों में भी मौका मिलेगा। खुशी की बात है। हाँ, रही बात अव्यवस्थाओं की, जिस तरीके से गर्मी के समय पर सरकार अव्यवस्थाओं के कारण यात्राओं में बीच बीच में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो, अन्य के नाम पर हो, जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति आगे ना आए और यात्राएं निरंतर बिना व्यवधान के चलती रहें। अगर ये सरकार कामयाब रही करने में तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सनातन धर्म के इन चार धामों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और भारतवर्ष के तमाम सनातनी अपने आराध्यों के दर्शन करने के लिए हर मौसम में यहाँ आएंगे। यहाँ की आरती के लिए भी ठीक है और देवभूमि के लिए भी ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के बाद अन्य राज्यों में उत्तराखंड सरकार बैनर, पोस्टर, प्रचार प्रसार के माध्यम से जितना ज़्यादा प्रसार करेगी उतना उत्तराखंड के अंदर जो है यात्री जो आएंगे और अपने यात्रा का लाभ लेंगे। उम्मीद करते हैं, अभी तो आज घोषणा हुई है विधिवत, देखते हैं अन्य राज्यों में ये कितना प्रचार प्रसार होता है और इसका क्या लाभ दर्शन करने वालों को मिलता है। उसके आने वाले समय की बात है। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि विधिवत सरकार ने भी घोषणा कर दी है। अब यहाँ का जो मूल निवासी यात्रा के साथ साथ में अन्य राज्यों के लोग भी इन यात्राओं का लाभ लेंगे
ये खुशी की बात है, राज्य की आर्थिकी के लिए भी ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सकारात्मक बात आपने कही। प्रेम पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पंचोली जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि शीतकालीन यात्रा की अगर बात कर रही है सरकार, अच्छी बात है, सब सुखद है, सोचकर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चुनौतियां भी आएंगी कुछ, उसको भी हम समझना चाहते हैं, और साथ ही किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, सुझाव भी जरूर दीजिएगा। जी, ये तो बहुत सुखद है कि हमारे स्मार्ट मुख्यमंत्री ने, हैंडसम मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। 24 साल बाद अगर कोई निर्णय लिया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो राज्य बनने के दौरान से ही होना था कि पहली जो सरकार थी उसको ये कर लेना चाहिए था, कि जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसको ये कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे 4 धाम जो साल भर चले। इसके कई फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के जो साधन साल भर तक चलेंगे, वो 6 महीने बंद हो जाते थे, तो साल भर कंटिन्यू रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो चुनौती का आपने पूछा है, चुनौती इस बात की है कि रोड की जो पहुंच है वो वहां तक है जहां पर शीतकाल के लिए हमारे देवी देवता आ जाते हैं, वहां तक रोड की पहुंच है, कनेक्टिविटी है, लेकिन वो सुव्यवस्थित है कि नहीं है ये देखना होगा। क्योंकि रास्ते कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उसको सर्दियों में बनते नहीं है, फिर कई सारी चीजें होती है, बर्फ का भी खतरा रहता है। तो इतनी ज्यादा बर्फ तो होती नहीं है कि वो रास्ते को ब्लॉक भी कर दे वो खोला जा सकता है जी, लेकिन जी। बड़ी बात है कि रास्ते बहुत चाक चौबंद हो, तो जो 6 महीने की मुख्य तीर्थ सड़क होती थी, उससे ज्यादा हमारे शीतकाल की यात्रा चल सकती है। इसमें 2 तरह के पर्यटन आएंगे। एक तो वो है जो साहसिक पर्यटक है, वो भी धार्मिक यात्रा में, उनमें भी धार्मिक लोग रहते हैं, जी, वो भी धार्मिक यात्राओं में हिस्सा लेंगे। दूसरा, ये जो धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं वो लोग भी आएंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि एक वहां तक पहुंच बनी रहे, रास्ते खराब न हो, और यदि होते हैं तो उनको ठीक किया जाए, है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि रास्ते सुधारा जाए। और जैसे जो इन तीर्थ स्थानों पे जो शीतकालीन के तीर्थ स्थान है, वहाँ पे होटल्स हैं, सब कुछ सारी व्यवस्था है, सरकारी गेस्ट हाउस है ना। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, तो ये सब अपडेट हो जाएगी, जबकि 6 महीने में बंद रहते हैं, ताले रहते हैं पड़े हुए। तो ये बड़ी बात है। और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार बहुत बड़ा सवाल है इस प्रदेश के अंदर। तो जो 6 महीने तक बंद रहता था वो 6 महीने के अंदर खुल भी जाएगा और साल भर तक कंटिन्यूटी रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अच्छी बात है। और यहाँ पर जो चुनौतियाँ वो भी आपने बताया कि कैसे हमें कनेक्टिविटी हो, या फिर मौसम की जो खराबी है वो भी, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी देखनी है इन स्थानों पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी अधिकतर जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर भी ठंड, बर्फबारी भी होती है। बंदूनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी जो हम सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने शुरू किया था, आप लोग इसे आगे बढ़ाइए। हरीश रावत का जिक्र भी आया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि हम लोग तो इस चीज़ को शुरुआत करने वाले हम ही हैं। जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये शुरुआत करने वाले थे तो कुछ शुरुआत क्यों नहीं करी। वो केवल यात्रा, एटलीस्ट कुछ कदम तो चलते, आप उन कुछ कदमों पर भी नहीं चल पाए। तो ये तो बहुत ही विडम्बना है कि आप उन कदमों पर भी नहीं चल पाए। अभी कई डिबेट में तो मैं ये भी चर्चा सुन रही हूँ कि शंकराचार्य जी की बात कम से कम इन्होंने तो मानी। अब शंकराचार्य जी की बात जहाँ तक की माने, वो तो हमारे पूजनीय, वो तो हमें जो भी आदेश करेंगे, सनातन हमारा धर्म है, वो प्रथम पूजनीय, उनकी बात तो सभी मानेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गुरुओं का, सनातनियों का सम्मान करती है तो हमारे गौरव का क्षण है। लेकिन ये हमें शंकराचार्य जी का बार बार जो ये बात करते हैं, तो अगर मेरे को एक इसमें याद आती है एक बात कि ये हमें शंकराचार्य जी के बारे में बताते हैं, ये अपना इतिहास भूल चुके हैं। इनका इतिहास तो इतना, मैं कहूँगी, अंधकार में है कि अगर उसको आज मैं बोलूँ कि आपको याद होगा कि कांची मठ के हमारे शंकराचार्य जी थे और केंद्र में हमारे सोनिया गांधी जी की सरकार, 2003 की बात है। तो आप ये देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति का कितना सम्मान करते हैं, हमारे शंकराचार्य जी का कितना ये लोग सम्मान करते हैं। आप ये देखिए, उनको आप सनातन का सम्मान ये इतना करते हैं कि दिवाली की रात वो अपनी पूजा में बैठे होते हैं। दिल्ली से कांची जो शंकराचार्य जी होते हैं उनको पुलिस भेज दी जाती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और उनको उठा के दिल्ली ले आया जाता है। और इस बात का विरोध कोई और नहीं बल्कि इनके पार्टी के, अगर उस वक्त के आप देखते, इनके ऐसे ऐसे इतिहास हैं। प्रणब मुखर्जी की अगर आप बुक पढ़िए, मैं उसी को एक दिन देख रही थी कि द कोलिएशन ईयर्स है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा भी था कि ये बहुत ही दुखद है, आपने शंकराचार्य जी को लाए हैं, उन पर बेबुनियाद आपने आरोप लगाए हैं। और वो भी अगर आप कोई विशिष्ट तुष्टीकरण के तहत कोई विशेष संप्रदाय के कोई मौलवी होते, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ईद के दिन आप उनको उठा के ले आते और जेल में डाल देते, ऐसे आरोप आप लगा देते। तो हमें ये कहना
कि ये शंकराचार्य जी का चलो सम्मान कर रहे हैं, तो आपने तो हमारे शंकराचार्यों का इतना बड़ा बड़ा घोर अपमान किया है कि फिर अदालत ने उनको ये कहकर बरी किया था कि ये बिल्कुल तथाकथित झूठे आरोप इन पर लगाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बातें सिखाना, तो मैं कहूंगी कि पहले आप अपने पर देखिए, अपना अवलोकन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही सनातन के साथ है और हम खुलकर इस बात के पक्ष में रहते हैं कि ये हमारी उत्तराखंड तो हमारी है ही देवभूमि। अगर हम उत्तराखंड में रहकर भी अपने देवत्वों को नहीं बचाएंगे तो आप कौन से राज्य में जाके देवत्वों की बात करेंगे? वैसे तो लेकिन आप इस बात को तो मानते हैं ना कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने जब कहा था कि मैं 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू करने जा रहा हूं, सरकार को भी ये करना चाहिए, तो उनकी बात के बाद ही ये तमाम चीजें सामने आई। देखिए, हमने बिल्कुल उनकी बात को माना और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गंभीरता के साथ, मैं वही आपको कह रही हूँ कि अगर सनातन की रक्षा के लिए या सनातन को जितना विश्व पटल पर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आप मुझे बता दीजिए कौन सी सरकार है जो उतना इस पे ध्यान देती है या उसको इतना गंभीरता से लेती है? वो तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम मान भी रहे, हम करेंगे भी, ये तो हमारा फर्ज भी है, हमारे लिए गौरव भी है। और मैं तो कहूँगी हम भाग्यशाली है कि शीतकालीन यात्रा को शुभारंभ करने का मौका भी प्रभु ने हमें दिया है। केदार बाबा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं तो कहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उन्हें हमेशा आपदा के बाद आज इसके पुनर्निर्माण का जो केदारनाथ धाम का लिया है, उनको बाबा का आशीर्वाद है। वो तो पहले भी केदारनाथ धाम के लिए उनका जो लगाव है, श्रद्धा है, हम सबको पता है। तो उनका ये आशीर्वाद है कि आज ये यात्रा भी हमें सौभाग्य मिल रहा है शुरू करने का। तो हम तो बहुत इस यात्रा से खुश है। तो हमें विपक्ष ये ना कहे कि हम ये कर रहे हैं। आपने 2 कदम बढ़ाए होते तो शायद आज ये यात्रा कहाँ की कहाँ पहुंची होती। लेकिन शायद प्रभु ने ये काम केदार बाबा ने हमारे से ही करवाना था, तो इसका सौभाग्य हमें मिल रहा है और हम बहुत खुश है। हम अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आज ये सौभाग्य हमें मिला है और आज ये उत्तराखंड के इतिहास में है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधिवत इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आज आपके जो वरिष्ठ नेता जो बात कर रहे हैं, यही अगर शुरुआत पहले कर दी जाती तो ठीक बात है। अगर इतने सालों में तो हम और आगे होते शीतकालीन, अब तो ये तो शुरुआत है। देखिए केंद्रा जी, हम कांग्रेस पार्टी हैं और हम 2 कदम नहीं बढ़ाते, हम जब कदम बढ़ाते तो पीछे नहीं हटाते। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 2 कदम बढ़ाए इन्होंने हर घर शराब लाने के, फिर वो कदम जब विपक्ष ने विरोध किया तो कदम पीछे खींच दिए। 2 कदम बढ़ाए इन्होंने कृषि कानून लाने के, जब 700 मौतें इन्होंने कराई, 700 लोगों की जान ली, उसके बाद कृषि कानून वापस ले लिया। 2 कदम हिट एंड रन कानून के बढ़ाए। इस तरह कदम नहीं बढ़ाए जाते हैं जो कदम पीछे खींचने पड़ जाएं। कदम बढ़ गए तो बढ़ गए, उसको एक नज़ीर बन जाती है। तो हमारे कदम ऐसे नहीं है। जब तक किसी चीज़ को ढंग से परख नहीं लिया जाता, उस पर पूरे तरीके से उस पर काम नहीं किया जाता, तब तक हम इनकी तरह नहीं है कि आज कुछ करो और कल कुछ और कर दो। तो क्या सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू करने से पहले व्यवस्थाओं के साथ करते हैं। शीतकालीन यात्रा शुरू करने से पहले परखी नहीं है तमाम चीजें, ये कहना चाह रहे हैं? माननीय हरीश रावत जी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर बोला है कि सरकार को जो है पिछले पन्ने पलटने होंगे। लेकिन उन पन्नों में क्या लिखा है मैं आपको बताऊं, मैंने भी नहीं पलटे क्योंकि हमारे पास नहीं होते, वो सीएम के पन्ने हैं, उन्हें धामी जी पलट सकते हैं। तो धामी जी पुरानी किताब को खंगालें, उन्होंने बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला उस किताब में क्या लिखा है, इसलिए हमें भी नहीं पता, वो धामी जी को पता होगा, धामी जी देख सकते हैं। तो पुराने पन्नों में खंगालें और जो सही है राज्य हित करे वो करें, लेकिन सिर्फ झूठ बोलना और गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज आप शीतकालीन यात्रा के लिए हरीश रावत जी ने कुछ पन्ने लिखकर रखे हैं क्या जो उन्होंने बताए नहीं? आप कह रहे हैं कि धामी जी पढ़ेंगे उन पन्नों? सीएम है, सीएम ने कुछ करते होंगे, कोई तैयारी करते होंगे, मुझे भी सीएम लेवल की तैयारी का मुझे भी नहीं पता, फाइलें होती होंगी और वो फाइल अगला सीएम जो बनता होगा वो उस फाइल को देखता होगा। लेकिन मैंने तो परसों ही देखा उत्तराखंड के अंदर, जो देहरादून के अंदर जो बना हुआ है रैन बसेरा जिसको बोलते हैं, कि रजाइयाँ फटी हुई हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, किस तरह से वहां, तो मतलब इस तरह की व्यवस्थाएं ना करें। अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, आप दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा हमारी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एचएनएन पर क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत 8 तारीख से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ओंकारेश्वर मंदिर से कर चुके हैं। ऐसे में चर्चाएं हैं कि जो शीतकालीन यात्रा होगी इससे प्रदेश और प्रदेशवासियों को, सरकार को, सबको फायदा होगा। सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी अपने सवाल एक जिम्मेदारी के तौर पर उठा रहा है कि कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। आशीष जी, सरकार ये कह रही है कि हम जो लोग तैयारियां कर रहे हैं
वो तो हमारी पुख्ता है ही, लेकिन ये मौका भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये मौका भी हमको ही दिया बाबा केदार ने और चारों धाम ने कि हम इस शीतकालीन यात्रा को शुरू कर सकें ताकि लोग यहाँ पर पहुँचे और प्रदेश की जो उन्नति है, जो आर्थिकी है, उसमें सुधार हो सके, वो सुदृढ़ हो। देखिए, मौके ये भी दिए और भी कई मौके दिए, ऐसे नहीं है मौके नहीं दिए, मौके कई दिए। और जब सरकार होती है तो मौके भी होते हैं। 5 साल है तो कई मौके होते हैं। आपको मौका इसका भी दिया था कि आप रोज़गार दें, आप रोज़गार भी नहीं दे पा रहे हैं। मौके तो कई दिए आपको, पेपर लीक कर दिया आप लोगों ने, आपको मौके तो बहुत मिलते हैं। लेकिन देखें, चलो फिलहाल चारधाम की बात हो रही है तो मैं चारधाम पे ही बात करूँगा। मैं यहाँ पर एक हमारे टिहरी गढ़वाल में धनवटी के पास सुरकंडा देवी का मंदिर है, तो वहाँ भी अब जब से रोपवे बना तो लोग आना शुरू कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। लेकिन वहाँ की एक समस्या भी मेरे सामने आई जो वहाँ के व्यापारियों ने बताई। वहाँ क्या है, नीचे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी बाहर से लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ वहीं नीचे साइड में लगाना होता है, तो अपनी साइड में लगाते हैं और रोपवे के माध्यम से अन्य माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब नीचे आते हैं तो देखते हैं पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी में जो है वो पैसे कमाने के लिए वो आजकल लगा देते हैं, जो टायर में लगा देते हैं वो लगा देते हैं। तो अब आप बताएं, वो आदमी, वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को कहाँ खड़ी करे जो वहाँ जाएगा? आप बताएं, या तो पैदल ही व्यवस्था कर दो कि आप पैदल जाओ जी, आप मसूरी में खड़ी करा दो गाड़ी, कहीं करा दो, अगर आपकी इतना दिमाग आप लोगों पे है। लेकिन अगर वहाँ लोग जा रहे हैं तो गाड़ी से तो जाएंगे ना, उनकी गाड़ी के लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए। और वो तो चलो माता सुगंधा का मंदिर है, फिर भी इतनी ज़्यादा लोग नहीं जाते क्योंकि वो प्रचार प्रसार इतना नहीं हो रखा है। अन्य जगहों का प्रचार प्रसार बहुत होता है। तो जब अन्य जगहों की मुझे स्थिति अभी मालूम नहीं कि वहाँ पर पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी या क्या होनी चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई आए एक अच्छे मन से आता है, भगवान की पूजा करने आता है और पूजा करता है, आशीर्वाद लेके आता है, लेकिन जो लौट के आता है उसकी यात्रा का जो साधन है, जिस चीज़ से गया पता लगा, उस पर ही पहले उसको जो है पुलिस वालों के पास जाना पड़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, पार्किंगों की बात हो, इसमें हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले सालों। रिकॉर्ड तोड़े ही हैं लोगों के, जो हैं गाड़ियों पे आप वो लगा दे रहे हैं, फिर पैसे कमा रहे हैं, तो यही रिकॉर्ड टूटे। क्या रिकॉर्ड है आज की डेट में? आप बताएं, अगर मुझे चक्रौता रोड जाना है, चक्रौता रोड में किसी दुकान के आसपास, मान लो प्रभात पिक्चर हॉल जहाँ पहले हुआ करता था, वहीं जाना है मुझे, तो मैं अपनी गाड़ी को कहाँ पे पार्क करूँ? मुझे एक जगह बता दें, कोई जगह पार्क की है? लोगों की दुकानें बंद हो रही है, इस वजह से लोग काम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि पार्किंग ही नहीं है। अब मान लो मैं कार से जा रहा हूँ तो मैं कार खड़ी कहाँ करूँ? क्या मैं राजपुर रोड में कहीं खड़ी करके वहां से पैदल वहां जाऊंगा? चक्रौता रोड में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, शहरों में भी नहीं है। गाँव की तो स्थिति बहुत खराब है कि वहाँ पार्किंग तो जगह मिलती ही नहीं है, इतने बुरे हाल है। लेकिन अब जब चारधाम हमने शुरू करी है यात्रा, अभी मुझे, क्योंकि मुझे संज्ञान में आज ही वो लोगों ने बताया वहाँ के मुझे कि वहाँ पे जो भी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, और बड़ा अजीब लगता है। कोई आदमी भगवान से जो है अपनी उन्नति के लिए कोई अलग अलग दुआएं वो मांग के आता है, अपने लिए कामनाएं मांगता है, और आगे पहले उसको जो है पुलिस वालों के अपने देखना पड़ता है। तो आप पार्किंग की उचित व्यवस्था करें। इसी पर प्रभा जी इसको जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शांति प्रसाद बैठ जी के पास जाऊंगा। देखिए रवि जी, अगर सरकार, उन्होंने कहा कि एक छोटे मंदिर की बात कर रहे हैं, मतलब एक धाम से जो अन्य मंदिर हैं वो छोटे ही होते हैं। देखिए आज हमारी सरकार ये नहीं है, धामों की तो वो हम काम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर तो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो माता अभी इन्होंने सुरकंडा माता का जहाँ पे किया है, वहाँ पर भी व्यवस्था बनाने के लिए, शायद इनको पता नहीं होगा, पिछले महीने ही हमारे जो जिलाधिकारी उन्होंने एक समीक्षा बैठक ली है कि जितने भी हमारे क्षेत्रीय जहाँ पर भी मंदिर आते हैं उनकी भी पार्किंग और की व्यवस्था देखी जाए और सड़कों की वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। बल्कि आज ही उन्होंने जो स्मार्ट सिटी हमारी बन रही है उसमें भी बहुत सारे उनको बनाया गया है उसमें हेड, तो उन्होंने अपने स्तर पर इसमें काम करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी काम आपके पेंडिंग है, जहाँ जहाँ पर जो जो सुविधाएं देनी चाहिए, केवल ऐसा ना हो कि ये पिछला आप इसको प्रारूप देके इसको पेंडिंग उसमें डाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी, अगर वहां पे समस्या आई है, मैं मान रही हूँ अगर वहां पर आई है, तो उसको भी जो ऑर्डर और ये समीक्षा बैठक हो रही है उसको दूर कर दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो यात्रा भी और आगे मंदिर है उसके लिए कल भी समीक्षा बैठक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं, चारधाम यात्राओं से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए। और जो सड़कें और कनेक्टिविटी की बात है वो हमने पहले ही आपको बता दी है कि चारधाम तो हमारी प्रायोरिटी है ही, कि वो काम तो हमें करना ही है। लेकिन जो पर्वतमाला हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत 51 मंदिर और चिन्हित किए गए हैं। उन 51 मंदिरों का रख रखाव भी किया जाएगा, उनका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि चारधाम तो है, लेकिन हमने आपको क्या कहा है, विकास भी और विरासत भी। कि अगर हम उत्तराखंड को देवभूमि बोल रहे हैं तो देवभूमि का मतलब चारधाम है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे इतने प्राचीन मंदिर है, देवी देवताओं के इतने प्राचीन मंदिर
मंदिर है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा ना हो कि चार धाम को तो हम विकसित करें, लेकिन वो जो प्राचीन, क्योंकि उनके साथ हर गांव की हम कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति सभ्यता जुड़ी हुई है। कई सीमावर्ती हमारे गांव में उनके क्षेत्रीय मंदिर होते हैं, उनकी अपनी संस्कृति होती है। तो 51 मंदिर ऐसे चयनित किए गए हैं जिनके जीर्णोद्धार का और उनके पुनर्निर्माण का कार्य भी हमारी सरकार ने ले लिया है। और इसके लिए आपको मैं बता दूं, एक रोपवे प्रोजेक्ट भी है कि जो तीर्थयात्री कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं या पर्यटन की दृष्टि से भी आते हैं, तो वो पर्यटन भी घूमे और वहां से रोपवे के थ्रू उनको पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उन दोनों क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि इससे हमारे दोनों क्षेत्रों में हमें फायदा होगा, राजस्व भी होगा और वहाँ के जो निजी मैं कहूँगी व्यवसायी हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी बहुत जल्दी से तीव्र गति से दूर हो जाएंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, जैसे अभी जो यात्रा थी, जो कि मुख्य यात्रा है, उसमें कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस यात्रा को अगर देखें, जो सरकार की तैयारियां थी, क्योंकि यात्रा से पहले तैयारियां होती हैं और उसी के बाद शीतकालीन यात्रा, हालांकि इस यात्रा में कितने श्रद्धालु आएंगे अभी तो शुरुआत है, कम संख्या तो होगी, लेकिन जो तैयारी इस यात्रा को लेकर आप देखते हैं और आप शीतकालीन यात्रा की जो बात हो रही है उसको देखते हैं, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? सरकार कितनी गंभीर है और जो बात करती है उन बातों पर कितना खरा उतरती भी है? देखिए रवि जी, खुशी की बात है कि शंकराचार्यों के कहने पर सरकार ने चारधाम यात्रा को खोला है। 12 महीने अगर यात्रा चलेगी तो निश्चित रूप से श्रद्धालु आएंगे, देवभूमि की सार्थकता बनेगी। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगता है, मगर ज़मीनी हकीकत पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। पिछले वर्ष लगभग 55-56 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम यात्रा के लिए आए थे जी। सरकार ने खूब वाहवाही लूटी, हमने भी तारीफ करी कि ये पर्यटन जितने भी हमारे यात्री आए, तीर्थाटन के लिए आए, चाहे वो पर्यटन के लिए आए, चाहे वो देवभूमि में दर्शन के लिए आए। मगर इस वर्ष लक्ष्य था 1 करोड़ का। सरकार भी कह रही थी कि 80 से 1 करोड़ के बीच में यात्री आएंगे। क्या कारण है इस बार 40-45 लाख पे ही सरकार यात्रियों को जो है यात्रा करा पाई? कौन दोषी है? ये अव्यवस्थाएं क्यों हुई? क्यों यात्रा को बीच में रोकना पड़ा? क्यों रजिस्ट्रेशन की बीच में बात आई? क्यों यात्री परेशान हुए? ये तमाम चीजें हैं जिससे आज एक बात बहुत साफ निकल कर आ रही है। आज उत्तराखंड जाम से परेशान है। कहने का मतलब है, पैदल चलने वाला ये शहर था, चाहे देहरादून हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो। अब गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कलकत्ता हो, सभी जगह से गाड़ियां भर भर कर आती हैं। अब देवभूमि के अंदर स्थिति ये हो गई कि अस्थायी राजधानी देहरादून में तो अव्यवस्था हुई ट्रैफिक जाम की। अभी पहाड़ों में चले जाइए, उत्तरकाशी में जाम, मसूरी में जाम, धनोल्टी में जाम, कद्दूखाल में जाम, टिहरी में जाम, चंबा में जाम, फिर देवप्रयाग में जाम, श्रीनगर में जाम, रुद्रप्रयाग में जाम, अगस्त्यमुनि में जाम, जोशीमठ में जाम, अब आ जाइए कुमाऊं में, भवानी में जाम, नीम करोली बाबा के मंदिर में चले जाओ, वहाँ जाम, पिथौरागढ़ जाम, अल्मोड़ा जाम, हल्द्वानी जाम। एक दिन की समस्या नहीं है। पिछले 10 सालों में लगातार उत्तराखंड का आम जनमानस, वो चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे तीर्थाटन हो, चाहे पर्यटन हो, जो भी आ रहा है, वो यहाँ एक ही शिकायत करता है कि उत्तराखंड में व्यवस्थाएं सड़कों की ठीक नहीं है। जाम के कारण हम यात्रा में असुविधाएं झेलते हैं, जिस कारण महंगाई और होटलों के अंदर रह पाने की स्थिति नहीं हो पाती। हम परेशान होकर जाते हैं, हमारी यात्रा में हमको दिक्कत आती है। अब आप सोचिए, सरकार तो जो रोड कनेक्टिविटी है, ऑल वेदर रोड है, सुरंगें बन रही हैं। देखिए, ये सुरंगें जो बन रही हैं, आप कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, अगर ऑल वेदर रोड का व्यवस्था ठीक है तो फिर ये जाम की समस्या क्यों आ रही है ऑल वेदर रोड में? और अगर वाकई उत्तराखंड में केवल ऑल वेदर रोड है तो उत्तराखंड का मूल निवासी कहाँ जाएगा? ब्रांच रोडों की हालत ये है कि जरा सी बरसात होती है, 15-15 दिन तक सड़कें जाम होती हैं। ब्रांच रोडों की हालत आपको मरचुला की घटना और भवन की घटना बताने के लिए काफी है। पौड़ी और ऋषिकेश वाले मार्ग में हर हफ्ते में गाड़ियां गिर रही हैं। कहने का मतलब है, ये अव्यवस्थाएं हैं। सरकार के पास अब एक चुनौती है कि यात्राएं आपने 4 धाम की शुरू कर दी, स्वागत को योग्य कदम है, बधाई दी जा सकती है। जो काम कांग्रेस को अपने शासन काल में करना चाहिए था,
नहीं कर पाई, एज भारत भाजपा ले गई, खुशी की बात है। मगर अब जो अव्यवस्थाएं होंगी उस पर भी सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बता पाएगी? अभी इसी पैनल पे एक बात निकल कर आई, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई नौटियाल जी ने कहा कि यात्री अपने आराध्य के दर्शन करने जा रहा है, सड़क में कहीं कोई पार्किंग नहीं है, अब उसने गाड़ी साइड में लगाई और पुलिस वाले ने लगा उस पर। अरे ऐसे में यदि 5-5 हजार के चालान काटोगे तो आप बताइए, सरकार को दोष नहीं देंगे तो किसको दोष देंगे? क्या सरकार को मालूम नहीं है? या तो सरकार उन गाड़ियों को गुरुकुल नार्सन में रोक दे और उत्तराखंड का जो ड्राइवर है, उत्तराखंड की गाड़ियां हैं वो लेकर जाएं, यात्रा कराएं और उसके बाद उनको उनकी गाड़ी जो है गुरुकुल नार्सन में वहां तक छोड़ के आए। बाहर की गाड़ियों पर रोक लगाए, या तो सरकार ऐसा करे। और यदि सरकार बाहर की गाड़ियों को उत्तराखंड के अंदर खुली छूट दे रही है तो कम से कम यात्रियों के साथ ऐसी अभद्रता तो नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ जाम लगा हुआ, गाड़ी हिल नहीं रही है, दूसरी तरफ आपने उस पर टायर पे लॉक लगा दिया। अब वो अगर यात्री 3 घंटे बाद नीचे उतर कर आएगा तो कद्दूकाल की स्थिति क्या होगी? श्रीनगर में वही हाल अगस्त मुनि में है, वही कैंची धाम में है, ट्रैक एक ही है, कैसे लूटा जाए, अव्यवस्थाएं फैल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यात्री की जेब में कैसे जो है पार्किंग के नाम पर आप। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल बन रहे हैं इस पर रोक तभी लगेगी जब सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था बनाएगी। क्या सरकार को पार्किंग नहीं बना देनी चाहिए? आपको पता है कि अगर कद्दू खाल के अंदर 500 गाड़ियां आ रही हैं तो 500 गाड़ियों की पार्किंग बनाइए। आप जब मसूरी में बना सकते हो तो वहां भी बनाइए। अगस्त मुनि की यह स्थिति हो जाती है कि यात्री क्रॉस नहीं कर पाते शहर के बीच से, तो क्या आपको बाईपास रोड नहीं बना देना चाहिए? आपने रुद्रप्रयाग में बनाया है तो बनाइए ना, इसको कहां दिक्कत आ रही है? मगर पहाड़ की जो उपेक्षा हो रही है और पहाड़ का श्रेय लेकर सरकार अपने वाई लूटती है तो अव्यवस्थाओं का भी तो आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक राज हम फोड़ेंगे। मगर दुख की बात यह है कि सरकार केवल और केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम पे लगी है कि कैसे राजस्व कमाया जाए, कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कमीशन खाया जाए, जिस कारण जो मूल यहाँ का है वो अपनी ही सड़कों में, अपने ही राज्यों में इन अव्यवस्थाओं से दो चार हो रहा है और सवाल खड़े कर रहा है। दुख की बात है, इसके समाधान के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। आप कब तक ट्रेन की बात करोगे, कब तक ऑल वेदर की बात करोगे? सड़क पर आपकी जमीनी हकीकत जनता खोल देती है, ये ना हो इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सड़कों का जाल बिछाए, बाईपास रोड बनाए, पार्किंग बनाए, ताकि चार धाम यात्रा सुचारू चल सके और जो हमारे वहाँ के व्यापारी भाई हैं उनका व्यापार भी ढंग से चल सके, जो हमारे पंडे पुरोहित हैं वो भी खुशी खुशी दर्शन करा सके, ताकि देवभूमि का सार्थकता सिद्ध हो। ऐसा अगर भाजपा करेगी तो हमें बड़ी अच्छी खुशी होगी। सरकार की बुराई करना कोई विषय नहीं है। बिल्कुल। अभी चारधाम यात्रा को अगर सुचारू कराने की बात सरकार कर रही है तो हम दोनों हाथों से तारीफ कर रहे हैं सरकार की, धामी सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। मगर कल अगर अव्यवस्थाएं होंगी तो विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल खड़ा करना हमारा बनता है। उम्मीद करते हैं धामी सरकार इस पर भी ध्यान देगी और पहाड़ों में जो है जाल सड़कों का बिछाएगी, बाईपास रास्ते बनाएगी, पार्किंग बनाएगी, यात्रियों को सुविधा देगी, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। देखना है आगे कैसे सरकार इस यात्रा को सुचारू चलाएगी। बिल्कुल, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और प्रेम पंचोली जी, क्योंकि अब इस यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, ऐसा लगता है कि चलिए ये तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि ये यात्रा भी रफ्तार पकड़ेगी और लोग जो हमारे शीतकालीन प्रवास हैं उनके बारे में भी जो नई युवा पीढ़ी है वो जान भी सकेगी, क्योंकि कई लोग इस बात से अपरिचित होते हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता चलेगा। साथ ही जो रोज़गार और आर्थिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है कि शीतकाल में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी? सिर्फ मौसम और अन्य जो चीज़ें हैं उसको अगर सरकार कर दे तो ये यात्रा बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है इसको। बिल्कुल, शीतकालीन यात्रा यदि शुरू होती है तो आप टोटल इसको वर्ष फल की यात्रा मान दीजिए ना। हाँ। कि पूरे साल भर यात्रा हो रही है। शीतकाल के लिए तो नीचे स्तर जहाँ हमारे भगवान बद्री विशाल, केदार बाबा और यमुनोत्री गंगोत्री आते नीचे स्तर तक, वहां तक सड़कें हैं जी। तो इसलिए ये है कि ये यात्रा बहुत सुखद हो सकती है। और मैंने पहले कहा कि
यात्रा की एक तो कंटिन्यूटी रहेगी, एक व्यवस्थित हो जाएगी यात्रा, तो अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगी। कि माना कि हमने अपने प्लान अभी बनाया, इस दिसंबर के महीने बनाया कि हम अप्रैल में यात्रा करने जा रहे हैं जी और अप्रैल आते से हमारा प्लान कैंसिल हो गया कि अब नहीं जाएंगे हम। ऐसे बहुत सारे यात्री हैं कि जिनका प्लान, जो 100 लोग अगर यात्रा करने आना चाहते हैं उनमें से 50% लोगों का कैंसिल होता है, और उसमें 50% कैंसिल हो जाता है, 100% और जुड़ जाता है, अनियमित जो होता है। जी जी और जब साल भर यात्रा चलती तो आदमी प्लान बनाता, चल यार मैं आज हरिद्वार तक आ रखा हूँ, सब परिवार हरिद्वार आ रखा हूँ, चलो मैं आज कर लेता हूँ बाबा केदार के दर्शन ऊखीमठ जा करके। तो क्या है कि यात्रा व्यवस्थित अपने आप हो जाएगी, सरकार को करने की जरूरत नहीं। सरकार को 2 काम करने की जरूरत है। एक तो इसका एडवर्टाइजमेंट करना है कि चारों धाम खुले हैं, और चारों धामों से पहले बहुत सारे और भी धार्मिक स्थल हैं। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो आपको जो है श्रीनगर से शुरू हो जाता है ना, और यदि आप यमुनोत्री गंगोत्री जाते हैं तो लाखा मंडल और विकासनगर से बाड़वाला से शुरू हो जाता है, ठीक बात, धार्मिक स्थल जी है ना। जी। तो लोग क्या है कि जब आप जहाँ तक सड़क जाती है उससे पहले जो स्थल है उनको भी लोग देखना चाहेंगे। नहीं तो जब लोगों को पैदल जाना पड़ता है ना, तो लोग सीधा फिर वहीं जाना चाहते हैं, फिर उससे सीधा वापस आना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि व्यवस्थित हो जाएगा अपने आप ही। जो यमुनोत्री जाएगा वो सबसे पहले बाड़वाला आएगा, फिर अशोक शिलालेख देखेगा, फिर वहां से लाखा मंडल जाएगा, उससे आगे वो लाखा मंडल रुक जाएगा या नौगांव रुक जाएगा। तो स्थानीय स्तर पर कितने रोजगार खुल गए। उसके बाद दूसरे दिन चलेगा वहां से, तो भीड़ भी नहीं बढ़ेगी। समझ रहे आप, उसको पता है कि जहां मुझे जाना है वहां मेरी गाड़ी पहुंच रही है। जी जी जी। तो कुछ चीजें तो स्वस्फूर्त हो जाएगी। लेकिन सरकार अगर 2 काम नहीं करेगी, एक तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, एक रास्तों को सुलभ नहीं करेगी। रास्तों यानी मोटर मार्ग से मेरा, रास्ते पैदल मार्ग नहीं। जी जी जी। तो अगर उनको सुलभ नहीं करेगी, उनके लिए अपडेट नहीं रहेगी सरकार, तो इसमें सरकार की ही बेइज्जती होने वाली है। लोगों की क्या होगी, लोग तो करेंगे जो भी कुछ करेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे, है ना। तो सरकार को ये समझने की जरूरत है कि पहले रास्ते दुरुस्त करें और वो दुरुस्ती रहें। इतनी बर्फ नहीं गिरती है कि रास्ते बंद हो जाएं। हमने देखा कि दूसरे देशों में हमने देखा कि मकान के बराबर की बर्फ है, लेकिन बीच में सड़क जो है गाड़ी चल रही है उसमें। कई देशों का हमने ऐसे वीडियो देखे हैं जी। तो इतनी बर्फ भी नहीं गिरती है 4 जगहों पे। हमें पता है, हम तो वहीं के लोग हैं। मेरे गांव में भी अभी बर्फ गिर रही है, जिस गांव का मैं हूँ अभी बर्फ गिर रही है वहाँ पे, और मैं अभी गाँव आ रखा हूँ। जी जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसका मार्केटिंग और इसका प्रचार प्रसार सरकार नहीं करेगी तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये तो लोगों को पता भी नहीं चलने वाला। सबसे पहला काम तो 1 महीने तक सरकार का यही रहेगा कि भारी मात्रा में इसका प्रचार प्रसार करें। अब इसका प्रचार प्रसार आप अगर किसी ठेकेदार को ठेका दे दें, वो पता नहीं किसको दे रहा है एडवर्टाइजमेंट। जी जी। इसको ध्यान रहे सरकार को कि किसके द्वारा हमारा प्रचार कितने दूर तक जा रहा है। जी जी। मैं इशारा कर रहा हूँ, व्यवस्थित प्रचार होना चाहिए, व्यवस्थित काम धाम होना चाहिए रास्तों को ठीक करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, 24 साल में कोई ऐसा अच्छा निर्णय आया है जो राज्य हित के लिए है। इसमें कोई घोटालेबाजी नहीं है, क्योंकि जो आदमी खर्च करने आएगा ना, उसमें कौन किससे कमीशन खाएगा। जी जी। वो तो सीधा जाएगा, होटल वाले को देगा, गाड़ी वाले को देगा, मजदूर को देगा, किसान को देगा, गाड़ी वाले को देगा। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल। तो ये क्या है कि सीधा लोगों की जेब में पैसा जाएगा। तो मैंने कहा ना कि जो केदारनाथ जाएगा या जो ऊखीमठ जाएगा और जो जोशीमठ जाएगा, वो सबसे पहले बोलेगा चल यार आज मुझे जोशीमठ जाना है, आज मैं रात को श्रीनगर रुकता हूँ, नदी पहले गंगा की आरती में सम्मिलित होता हूँ, फिर जो है गोला मार्केट में जो शिव महादेव का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जहाँ लोग मन्नत मांगते, फिर वो सम्मिलित हो जाएगा वहाँ पे। उससे आगे चलेगा, फिर आगे हमारे बहुत सारे स्थान है, फिर कर्णप्रयाग रुकेगा, फिर जाएगा जोशीमठ। वैसे केदारनाथ वाला जाना वाला, केदार बाबा के दर्शन करने वाला ऊखीमठ जाएगा, तो ऊखीमठ जाने से पहले कई धार्मिक स्थल है जहाँ वो माथा टेक सकता है। लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये क्या है कि यात्रा व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अब हमारी सरकार 4 धामों को प्रचार करेगी, ऊखीमठ का, जोशीमठ का, खरसाली का मुखीमठ जिसको कहते हैं, और इधर मुखबा का, और बीच के रास्ते का प्रचार नहीं करेगी, तो ये सरकार की गलती है। मतलब कुछ चीजों को व्यवस्थित करने के लिए आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना और सब व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक बात है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका प्रभा बंधन जी। इसी बात को किस तरीके से आप स्वीकार करते हैं और इसी तरीके से काम होना चाहिए।
जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं पंचोली जी, उन्होंने बहुत सही बात है, और ये बात शायद मैं इससे पहले यही कह चुकी हूँ कि हमारी सरकार ने पहले ये व्यवस्थित बनाया है, क्योंकि आपको मैंने अभी यही बताया था कि केवल यही नहीं है कि चार धाम यात्रा जो शीतकालीन शुरू होंगी उनका ही प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हमारे कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा है कि जो यात्रा है केवल सीधे ऐसा ना हो कि हमें चार धाम की यात्रा पर जाना है, उससे पहले जो छोटे हमारे प्राचीन मंदिर है उनकी भी यात्रा पर जाया जाए, उसके बारे में भी हमारे जो तीर्थ हैं श्रद्धालु आए उनको इस बारे में पता चले। तो इसके बारे में पहले ही प्लान हो चुका है, योजनाएं बन चुकी हैं कि कैसे तीर्थयात्री आएंगे। तो ये प्रचार प्रसार जब किया जाएगा, उनको हर प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी होगी तो वो पहले उन प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन करेंगे, तो उससे निश्चित रूप पर एक जो ये भीड़ की जो समस्याएं बताई जा रही है, देखिए जब श्रद्धालु आते हैं उनको एक ही डेस्टिनेशन सबका होता है कि हमें वहीं जाना है, तो निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक है कि वहाँ भीड़ बढ़ जाती है और वही समय रहता है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज का मुख्य बयान देखेंगे, उन्होंने यही कहा कि जब यात्रा को हम पूरे साल रखेंगे तो जो भीड़ की समस्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये कम होगी, क्योंकि यात्रा जो है पूरे साल चलेगी। पहले 6 महीने का टाइम था, पूरे साल यात्रा रहेगी, तो जो श्रद्धालु है उनको अब ये सोचने का ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हमें इन 6 महीनों में यात्रा करनी है। उनके पास विकल्प है कि हम आने वाले समय में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे भीड़ की समस्या भी कम होगी, गाड़ियां भी, जो हमें प्रदूषण की समस्या है वो भी मैं कह सकती हूँ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जो ये रोड मैप हमने तैयार किया है कि केवल चार धाम यात्रा ही इसमें ना हो, इसमें जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है आने वाले समय में ये समस्या नहीं आने वाली है। और जहाँ तक है प्रचार प्रसार का माध्यम, तो मेरे को लगता है कि इसमें विपक्ष को भी अब सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए कि अगर हमारे चार धाम यात्रा यहाँ पे शुरू हो रही है तो सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम करेगी और इसमें उचित कदम उठाएगी, लेकिन एक सकारात्मक होने के नाते उनको भी दृष्टिकोण ही अपनाना पड़ेगा कि वो भी जगह जगह ये प्रचार करें कि हाँ आप उत्तराखंड में आइए, आपका स्वागत है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर हमारे राज्य में आते हैं वो हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि देवो भवो के हमें प्रणाली जो हमारी परंपरा है उसे हमें निभाना चाहिए। और ये जो समस्याएं कही है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, अभी देखते हैं इसमें किस प्रकार ये यात्रा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा इंतजार भी जरूरी है, करना होगा उसको सुधार भी किया ठीक है। आशीष नोडियाल जी, आपका फाइनल कमेंट इसी बात पर, और ये मानते हैं आपकी थोड़ा सा चूक हो गई कांग्रेस पार्टी से, अगर आप ही लोग कर देते शीतकालीन यात्रा शुरू? कोई चूक नहीं भी, हमने प्लान बनाया, आप चूक कह रहे हैं। प्लान तो हमारा ही था, प्लान तो तो आगे बढ़ा रहे लेकिन हैं। जो हमारा प्लान था उसे आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं होता, हर चीज का वक्त होता है और वक्त को काम होता है। अब सब कुछ हम कर देते तो फिर आप क्या करते बताएं, यहाँ के आपके लिए कुछ था कि नहीं था? हमने प्लान बनाया, उस प्लान को आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है, और सही यात्रा हो। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है कि रिकॉर्ड टूट गया, भारतीय जनता पार्टी के कारण रिकॉर्ड टूट गया, तो हम चाहते हैं वो रिकॉर्ड अगर आपके कारण टूटा है तो सर्दियों में भी रिकॉर्ड टूटेगा। आपने बोल दिया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, और मुझे लगता है कल से लाइन शुरू हो ही जानी चाहिए, कल से भीड़ शुरू हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, लाइन नहीं हो जाएगी, तो यही लोग बुलाते हैं, ये पीठ थपथपाते हैं, हम थोड़ी ये कहते हैं। हम तो कहते हैं यात्रा में लोग अपनी स्वेच्छा से भी आते हैं और अपने कुछ जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं उसकी प्राप्ति के लिए भी आते हैं, उसके लिए भगवान के दर्शन करते हैं। पर ये लोग तो कहते हैं नहीं हम हैं तो इस यात्रा है, नहीं तो यात्रा ही नहीं है। तो अगर आपसे ही यात्रा होती है तो फिर देखते हैं यात्राएं कितनी होती हैं। लेकिन यह है कि यात्रा होनी चाहिए और लोग आए, उनके लिए सही व्यवस्थाएं हो। जिस प्रकार जैसे मैं बहुत छोटी सी बात बताई, पार्किंग की व्यवस्था, सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था में सरकार फेल हो जाती है, और बात तो बहुत आगे की है। पार्किंग की उचित व्यवस्था रखें, आदमी जिन भावों के साथ आ रहा है उन भावों के साथ अगर वापस जाए तो बहुत अच्छा है। वो गाली देता होना चाहिए कि आपका पुलिस प्रशासन, आपका ये पता लगा वहां आपके मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाए। जब सब इकट्ठे होगी, भीड़ होगी, तो ये भी हो सकता है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद एक स्वच्छ और एक अच्छा माहौल होना चाहिए, आदमी को अच्छा महसूस होना चाहिए। और उत्तराखंड की सरकार को, और उत्तराखंड की सरकार को अगर शुभकामनाएं देगा तो उत्तराखंड को शुभकामनाएं देगा, पर उल्टा बोल के ना जाए इनकी व्यवस्थाओं की। ठीक है, नहीं ठीक बात है। अच्छा, आपने देखा है उत्तराखंड में विपक्ष ने कई मुद्दों पर बात को उठाया, उसके बाद सरकारों ने, चाहे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही हो कभी या कांग्रेस रही हो, मौजूदा वक्त की बात नहीं कर रहा, 24 सालों में, और उस पर जब विपक्ष ने आवाज उठाए तो कई फैसले वापस भी लिए गए, उनको बदला भी गया। अच्छी बात है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका फाइनल कमेंट। बधाई दूंगा सरकार को कि चारधाम यात्रा को शीतकाल में भी प्रारंभ करने का बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। इसका जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। देश से लोग यहाँ आए, यात्रा करें, अपने आराध्य के दर्शन करें, यहाँ से सुखद अनुभव लेके जाएं। हम ऐसी कल्पना करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार यात्रा को सुचारू चलाने के लिए सड़कों का जो है जाल बिछाए, बाईपास रोड निकाले
और पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको ठीक करे। अगर सरकार इस पर काम करती है तो सरकार की वाहवाही होगी, और अव्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में सरकार को घेरा जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वक्त इतना ही है। प्रभा बंदूनी जी, आशीष नौटियाल जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की कि किस तरीके से सरकार ने ये शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर दी है, खुद मुख्यमंत्री जी ने। अभी देखना है कि शीतकालीन यात्रा में किस तरीके से आने वाले वक्त में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, सरकार के जो दावे हैं वो कितने धरातल पर हकीकत साबित होते हैं, और विपक्ष को भी सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए ताकि उनकी ओर से भी जो अच्छे सुझाव उनको ले, और कुल मिलाकर प्रदेश में शीतकालीन यात्रा भी बेहतर तरीके से चल सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।